वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमजद शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो भी फैसला आता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साइफ़र वाले मामले पर, तो ज़मानत तो खान साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साइफ़र केस में हो गई थी। एक तो ये बताइए कि इस फैसले का जो असर है दीगर मुकदमात के ऊपर जहाँ पर फेयर ट्रायल का क्वेश्चन मौजूद है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्वेश्चन मौजूद है, उन मुकदमात पर असर पड़ेगा? और क्या इस सूरत में अगर ये पड़ता है और दीगर मुकदमात का भी फैसला इस किस्म का आ जाता है, लेट्स जस्ट से कि जो खोखर साहब कह रहे हैं वैसा आ जाता है, उस सूरत में क्या इमरान खान साहब ज़मानत पे बाहर आ जाएंगे या अभी उन्हें सलाखों के पीछे रहना होगा? मेरा ख्याल है कि उन्हें सलाखों के पीछे रहना होगा। अभी जो साइफर केस में कोई भी फैसला जो भी आता है, तो इससे तोशाखाना केस पर या उनके बाकी केसेस पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मसलन सारे केसेस में सबसे कमजोर केस जो था वो इद्दत वाला था। उसमें जो उनको सजा हुई है, मैं नहीं समझता कि वो एक सेकंड भी खड़ी हो सकती है। साइफर वाला केस ये बड़ा बड़ा मैं हाफिज साहब के साथ इत्तेफाक करता हूँ कि ये इतना आसान केस नहीं है जैसा कि पंजोता साहब कह रहे हैं। ये मुश्किल केस होगा इमरान खान साहब के लिए कन्विक्शन से बचने के लिए। इसी तरह इमरान खान साहब का वो जो केस है, वो यूनिवर्सिटी वाला जो पैसे आए थे, तो नहीं, एक तो तोशा खाना वाला है, एक दूसरा है जो नैब वाला केस है 190 मिलियन पाउंड्स वाला था। लेकिन उसमें तो अभी सजा नहीं सुनाई गई ना। हम बात कर रहे हैं कि जिनमें के लिए खतरनाक हो सजा, जिनमें सजा हुई है, इन केस बाकी केसेस का तो मैं नहीं समझता कि इस केस के किसी फैसले से उन पर असर होगा। इसमें कन्विक्शन होती है या एक्विटल होती है, बाकी केस तो अपने मेरिट पर जो है वो डिसाइड होंगे। नहीं, लेकिन अगर ये पैटर्न अगर आप ये इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं कि जो जेल ट्रायल था, जो हक़ दिफा है, जिस तरह स्पीडी ट्रायल है जिस तरीके से किया गया, इसमें आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल नहीं मिला, तो फिर जाहिर है कि तो मुकदमात तो साइमल्टेनियसली तीनों एक ही पैटर्न पे चलते हुए नजर आए थे। ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ, नहीं, ठीक है, अगर एक ही तरह से चल के आए हैं तो उसका फायदा, लेकिन मसला ये है कि हर मुकदमे की जो क्रिमिनल केसेस हैं, इनकी अपनी प्रोसीडिंग, वो उस मुकदमे की जो प्रोसीडिंग है सिर्फ वो ही अंडर कंसिडरेशन आती है अपील में। उसमें जहां जहां 10A का वायलेशन होगी तो उसमें तो 10A का उन्हें फायदा मिलेगा, इस मुकदमे के फैसले का फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि हर मुकदमे का इंडिपेंडेंटली उन्हें इस 10A का फायदा जो है वो दिया जा सकता है, अगर उनका ट्रायल जो है वो फेयर ट्रायल के ज़मरे में नहीं आएगा। खोखर साहब, वो अपने अपने मुकदमे के हवाले। खोखर साहब, मुझे ज़रा क्विकली बताइएगा, ये सबको मालूम है कि एक इसका जो तमाम बैकग्राउंड है वो सियासी लड़ाई का है, वो जो उनका स्टैंस है, और PTI की रिकन्सिलिएशन नहीं हो रही इदारों के साथ भी, दीगर सियासी जमातों के साथ भी, तो मौजूदा सूरत हाल में क्या कोई इम्कान है कि मामला इमरान खान की फेवर में जाए या फिर अभी मामला अडयाला जेल में ही कंटिन्यू करें? देखिए, इसका दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो बड़ी वाज़ेह ये है कि आप इन केसेस को पॉलिटिकल केसेस नहीं कह सकते। उसकी एक बुनियादी वजह है, वो ये है कि साइफर जो है ये एक आपका स्टेट सीक्रेट्स है, और जिसको आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एडमिट करके उसको टेक प्राइड करते हैं कि नहीं, मैंने ये किया और मैंने पाकिस्तान के मफाद के अंदर किया, तो लिहाजा एडमिशन मौजूद है। और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन या पाकिस्तान का जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो इस चीज़ की इम्यूनिटी या एग्जम्पशन नहीं देता। हाँ, अगर उन चीज़ों का वो डिनाइल मोड के अंदर जाएं तो हो सकता है कि उसको उसका एडवांटेज भी आए और एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो आगे लीगल कोर्ट के अंदर सक्सीड आए। दूसरा, तोशा खाना वाला जो है उसके अंदर भी एडमिशन है कि आप एक तरफ कहते हैं कि जी वो पैसे जो हैं वो हमने वहाँ के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर नहीं था, हमने इनकम टैक्स के अंदर करवा दिए, और दूसरा ये है कि वो घूमता घुमाता गिफ्ट जो है वो फिर वापस उसकी तरफ चला गया, और जिस दौरान आपने उसको बेचा उससे डबल कीमत से भी ज़्यादा जो है आपने उसको रीसेल कर दिया, और वो भी सारा ऑन रिकॉर्ड है। और फिर उसके ऊपर आप ये कहते हैं कि नहीं, ये मेरा राइट है, मैं इसे कर सकता हूँ। और भाई, आपका राइट उस हद तक है कि जो आप उसको ले सकते हैं, चाहे आप 50% पे लें या जो पीछे 20% पे थे, लेकिन क्या उस चीज़ के अंदर जाके आपने उन लॉज जो हैं, जो आपका इनकम टैक्स है या आपका इलेक्शन एक्ट है, उससे आपने किस तरह बचना है? और वो भी आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे एडमिट किया, और वही चीज़ जो फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नीचे आई। इसी तरह इद्दत वाला जो मामला है उसके अंदर भी आप ये देख लें कि आपके बजाते खुद दो स्टेटमेंट्स आ गई
کہ ایک سٹیٹمنٹ آئی پہلا نکاح ہوا اور دوسرا اس کے اندر کہا کہ جی جو دوسرا تھا فنکشنز تھا وہ فیملی فنکشنز تھا اور اس کے پیچھے وہ شخص لگ گیا جو اس خاتون کا پہلا ہسبینڈ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو جو پولیٹیکل نیریٹو ہے اس کو لیگل نیریٹو پہ پریویل اپون نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یا فارمر پرائم منسٹر کو تھوڑا سا اپنی اسٹریٹجی کے اوپر ری لک بھی کرنا چاہیے. ہر وقت کنفرنٹیشن جو ہے چاہے عدالت ہو چاہے پاکستان کے ادارے وہ مناسب نہیں. اور اب آپ دیکھیں نا کہ سب سے زیادہ کرٹیسزم جو ہے وہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر کیا گیا اور آج پھر عدالت وہی ہے. تو ہمیں عدالتوں کی بھی عزت کرنی چاہیے, اداروں کی بھی عزت کرنی چاہیے اور ملک کو وے فارورڈ کی طرف لے کے جانا چاہیے. وقت جو ہے وہ کم رہ گیا. وداؤٹ اے کوسچن پنجوتا صاحب یور ٹیک, اور اس پہ بھی کامنٹ کر دیں کہ کھوکھر صاحب کے مطابق خان صاحب کو شاید اپنی پالیسی کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں بالکل اس بات کی بالکل مخالفت کروں گا. یہ بالکل یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پولیٹیکل کیسز نہیں ہیں, یہ سیاسی کیسز بنائے گئے ہیں. بچوں کی جو والد ہیں ان کو یہاں پر اغوا کر کے, میں خاور مانکا کی بات کر رہا ہوں, اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف ان کو کھڑا کیا گیا. پہلے ایک مفتی سعید وہ ٹوپی ڈرامہ اس کو لایا گیا, پھر اسے پلانٹ کیا گیا, اس کے اوپر مقدمات بنا کر اغوا کر کے اس کا پہلے والا بیان بھی دنیا کے سامنے ہے کہ یہ عمران خان کی تعریفیں کرتا ہے, اور اس کا دوسرا بیان بھی وہ کورٹ کے اندر آ کر جو دیا ہے, اور وہی مفتی سعید اور یہ سارے لوگ پھر منہ چھپا کے عدالت میں اون چودھری سمیت آتے ہیں. تو یہ بالکل سیاسی کیسز ہیں. توشہ خانہ کیس کے اندر 2 دفعہ سزا سنائی گئی ہے. ایک سزا سنائی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو کمپلینٹ تھی, اور ایک دوسری جو ہے وہ نیب نے سنائی ہے. تیسرا رہ گیا سائفر. جن لوگوں نے سازش کی, جن لوگوں نے حکومت گرائی, جن لوگوں نے اس کے اندر رول ادا کیا, ایک عینی حکومت کو ہٹایا, ان کو جیل میں ہونا چاہیے تھا. وہ آج مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی جس طرح سے مسلمانوں کی نمائندگی کی وہ آج ادھر جیل میں پڑا ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ نعیم پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ, حافظ احسان کھوکھر صاحب, سید امجد شاہ صاحب. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان میں نئی حکومت سرتوڑ کوششوں کا آغاز کرنے لگی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا جائیں, دوست ممالک سے پاکستان میں سرمایہ کاری شروع ہو جائے. اور یہ جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے, جو اس وقت مقدمات والا معاملہ اور سیاسی لڑائی ہے, اس کی موجودگی میں جو پاکستان کے معاشی استحکام ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. سو اٹس اے ٹرکی سبجیکٹ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.